जानेंगे भारतीय समुद्री सीमा, खाड़ी और चैनल के बारे में। भारतीय समुद्री सीमा और खाड़ी चैनल बहुत से लोगों को या बहुत स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होगा कि समुद्री सीमा भारत का कहाँ तक है, मतलब भारत का समुद्र में कितना दूर तक अधिकार है, इसके बारे में जानेंगे। और खाड़ी क्या होते हैं, खाड़ी का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। और चैनल क्या है, तो आइए देखते हैं। भारतीय समुद्री सीमा किसी भी देश को जिसका भूभाग समुद्री सीमा से लगता हो उसे समुद्र में कुछ दूरी तक अधिकार दिया जाता है कि वह देश समुद्र की एक निश्चित सीमा तक ही अब समुद्री दोहन यानी समुद्री संसाधन का दोहन कर सकें, क्योंकि समुद्र खनिजों का भंडार है। समुद्र खनिजों का भंडार है, जितना भंडार खनिजों का भूभाग पर नहीं है उससे कई ज़्यादा समुद्र में पाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, बहुत सारा कोयला भी पाया जाता है, बहुत सारे पाए जाते हैं। चूँकि वो पानी के अंदर है तो उसे निकालना असंभव है, और पेट्रोलियम जहाँ तक निकाला जा रहा है तो हम लोग अभी पेट्रोलियम तक ही सीमित है समुद्र में। तो इसी को देखते हुए प्रत्येक देश को यह अधिकार दिया गया है कि आपका इतना दूरी तक अधिकार है, इसके आगे आप समुद्री दोहन या समुद्री संसाधन या समुद्री में रिसर्च कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो समुद्र के आसपास के देशों को समुद्री अधिकार देने के लिए एक समझौता हुआ है 1982 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र के देशों के सदस्यों द्वारा किया गया। इस समझौते का नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी 1982 में यह समझौता किया गया। इसी समझौते के तहत प्रत्येक देश को समुद्री सीमा में कुछ अधिकार दिए गए कि समुद्र में किसी भी देश का समुद्र में क्या अधिकार होगा जो देश समुद्र से लगता हो। ठीक है, और ये समुद्री अधिकार क्यों दिए गए, क्यों पढ़ा संयुक्त राष्ट्र के देशों ने यह यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी क्यों लाया 1982 में? इसलिए लाया गया कि प्रत्येक देश, कोई भी देश चाहेगा कि हमारा अधिकार समुद्र में ज़्यादा हो, कोई कहेगा कि नहीं मेरा हो। अगर यहाँ पे श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका कहेगा कि हमारा यहाँ तक होना चाहिए, भारत कहेगा नहीं हमारा। चीन कह रहा है उधर दक्षिण चीन सागर में, आप लोग अभी करंट का न्यूज़ देख ही रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर में कैसे वहाँ पर सब बोल रहा है कि मेरा दक्षिण चीन सागर है। ताइवान वियतनाम ये बोल रहा है कि नहीं मेरा है। तो इसी सब के लेके भविष्य के लेके 1982 में ही समझौता हो गया था। चूँकि वो चीन का अलग मामला है, वो उसको हम अलग रखते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये लाया क्यों गया, इसलिए लाया गया कि कोई देश आपस में लड़े ना। क्योंकि किसी भी देश को एक निश्चित सीमा तक ही पर अधिकार दिया जाएगा तो कोई भी देश नहीं लड़ेगा, इसलिए यह लाया गया। तो इसके तहत भारत में 3 समुद्री सीमा निर्धारित की गई। अनक्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी 1982 के तहत भारत को 3 प्रकार का अधिकार दिया गया समुद्र में। ठीक, पहला अधिकार प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरा अधिकार अविच्छिन्न मंडल या इसको संलग्न मंडल भी कहते हैं, यहाँ पर लिखना भूल गया, लिख लीजिए, या इसको संलग्न मंडल भी कहते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आइए इसको बारीकी से जानते हैं ये तीनों अधिकार को। पहले ये जान लीजिए कि समुद्री सीमा निर्धारित कहाँ से किया जाता है। समुद्री सीमा जो निर्धारित किया जाता है समुद्र में, वो कहाँ से किया जाता है। जैसे आप कोई भी अपना ही देश का ले लीजिए, भारत का जो पश्चिमी तट है या पूर्वी तट है, तो हम पश्चिमी तट का एग्जांपल लेते हैं। पश्चिमी तट में आप देखिएगा कि ये तट ऐसे कटे फटे हैं, ऐसे कटे फटे मिलेंगे। तो ऐसे कटे फटे मिलेंगे तो हम इसको निर्धारण करने के लिए यहाँ से एक लाइन खींची गई है। ये लाइन को आधार सीमा माना गया है।
आधार सीमा, इस लाइन को आधार सीमा माना गया है। इसी के तहत समुद्री सीमा निर्धारित की गई है। क्योंकि अगर यहाँ से अगर लेते तो समुद्र में भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी सीमा बनती, समुद्री लाइन। यहाँ पे भी ये जो लाइन है ये सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी बनती, इसलिए एक आधार सीमा सीधा लिया गया है जिससे समुद्री सीमा सीधी खींची जा सके। इसमें देखिएगा तट में कुछ समुद्र अंदर जा चुका है, कुछ भूस्थल समुद्र में है, कुछ समुद्र अंदर जा चुका है, कुछ भूस्थल। तो इसीलिए आधार सीमा एक खींचा गया है जिसके तहत ये समुद्री अधिकार का लाइन सीधा खींचा जा सके। इसे हम आंतरिक जल कहते हैं। ये जो है आधार रेखा के अंदर, इसे आंतरिक जल कहते हैं। तो हेडिंग डालिए पहला, प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से, ये जो आधार रेखा है ये भारत का आधार रेखा से यानी यहाँ से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का मतलब होता है नॉटिकल मील, नाटिकल मील, नाटिकल मील। और एक नाटिकल मील बराबर होता है 1800 मीटर, लगभग 1800 मीटर होता है एक नाटिकल मील बराबर। तो आधार रेखा से 12 समुद्री यानी 12 नॉटिकल मील की दूरी पर प्रादेशिक समुद्री सीमा है। अर्थात भारत को 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में संपूर्ण अधिकार है। जितना अधिकार भूभाग पर होता है भारत को, उतना ही अधिकार समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक है। ये हरे लाइन का जो देख रहे हैं, हरे लाइन आधार सीमा से कुछ दूरी पर, ये 12 नॉटिकल मील की दूरी पर समझाने के लिए बनाया है। तो इतना दूर तक ये प्रादेशिक समुद्री सीमा है, हरा वाला लाइन तक। दूसरा लिखिए, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल। दूसरा अधिकार लिखिए, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल। इसके तहत आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक भारत को अविच्छिन्न मंडल है। यानी आधार रेखा यहाँ से ये रेड वाले लाइन तक 24 नॉटिकल मील है, यहाँ तक ये दूसरा अधिकार भारत को दिया गया है। इस अधिकार में देखते हैं क्या है कि अविच्छिन्न में भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। ये जो अविच्छिन्न लाइन है, जो भारत को अधिकार मिला है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल में, इसमें भी 3 प्रकार के अधिकार हैं। पहला सीमा वसूली का अधिकार, सीमा वसूली का अधिकार। दूसरा है साफ सफाई का अधिकार और तीसरा वित्तीय अधिकार। तो पहला सीमा वसूली का अधिकार, अगर कोई भी देश यहाँ से व्यापार करता है, पश्चिमी अरब कंट्री सब आकर इधर व्यापार करता है तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ प्रवेश अगर जहाज करता है, यहाँ जहाज प्रवेश जैसे ही करेगा तो भारत को उस जहाज से टैक्स, मतलब उस जहाज को टैक्स पे करना पड़ेगा भारत को। तो यही है सीमा वसूली। इस सीमा के अंदर अगर जाता है कोई भी जहाज तो उससे टैक्स वसूला जाता है। तो ये अधिकार भारत को है 24 नॉटिकल मील तक। और दूसरा अधिकार है साफ सफाई तक। भारत अपने भूभाग से 24 नॉटिकल मील तक समुद्री में साफ सफाई कर सकता है, उसके आगे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भारत आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक ही सीमा शुल्क की वसूली और साफ सफाई कर सकता है। और ठीक है, और तीसरा था वित्तीय अधिकार भी तीसरा इसमें है। तो हमने देख लिया अविच्छिन्न मंडल क्या है, अविच्छिन्न मंडल के बारे में हम जानेंगे। अब आगे लिखिए तीसरा जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि इसके तहत भारत को आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक समुद्री अधिकार है। यानी ये जो आधार रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन है ये 200 नॉटिकल मील है। यहाँ तक भारत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। इसमें भी 3 प्रकार के अधिकार हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भी 3 प्रकार के अधिकार है। पहला, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत द्वीपों का निर्माण कर सकता है। ठीक। दूसरा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान यानी रिसर्च कर सकता है। और तीसरा अधिकार है जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत समुद्री संसाधन का दोहन कर सकता है। तो इसमें जो दिया गया है, पहला अधिकार दिया गया है कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार भारत को 200 नॉटिकल इस रेखा के अंदर है। इसके बाहर द्वीप का निर्माण नहीं कर सकता है। इसी में द्वीप का निर्माण कहीं भी भारत कर सकता है,
ये सब भविष्य को देख के यह अधिकार उन सभी देशों को दिया गया है जिन देशों का सीमा भूस्थल सीमा समुद्री सीमा से लगता है या समुद्र से लगता है। तो ये पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार जो है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब है कि परमाणु विस्फोट या समुद्र में कोई रिसर्च, मतलब कुछ भी रिसर्च, परमाणु विस्फोट, इसके अंदर, ये लाइन के अंदर ही कर सकता है भारत। इसके बाहर करेगा तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा, मतलब कानून के खिलाफ, जो अनक्लोज कानून जो 1982 है उसके खिलाफ हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और तीसरा इसका अधिकार है जो 200 नॉटिकल मील तक ही समुद्री संसाधन का दोहन कर सके। समुद्री संसाधन का दोहन मतलब है कि खनिज, जो समुद्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज है उसका दोहन 200 नॉटिकल मील तक ही भारत कर सकता है। जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया। अभी तो ज़्यादातर समुद्र से पेट्रोल और गैस ही निकाला जाता है, क्योंकि कोयला भी है, बहुत सारे खनिज है, लेकिन पानी के अंदर से कोयला निकालना अभी संभव नहीं हुआ है। तो पेट्रोल और गैस पर ज़्यादा ही काम चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि मुंबई हाई जो है, यहाँ पर मुंबई है, मुंबई से लगभग 177 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पे मुंबई हाई है, वहाँ भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, तेल और गैस क्षेत्र मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। तो हमने समझ लिया कि भारत की समुद्री सीमा क्या है। आइए हम जानते हैं कि खाड़ी के बारे में। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी का मतलब होता है कि तीनों ओर से, जैसे ये भूभाग है, ये भूभाग है मान लीजिए, और यहाँ पे पानी है, भूभाग है, तो तीनों ओर से भूभाग से घिरे क्षेत्र को, समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पानी है, ये पानी है, यहाँ पर भी पानी है, समुद्री पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में भी पानी है। तो बंगाल भी तीनों ओर से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ इधर म्यांमार है, आगे वियतनाम, इधर इंडोनेशिया है। तो तीनों ओर से, इधर भी देश है, ये कंट्री, इधर भी देश है। तो इधर पानी से, तीनों ओर से लैंड लॉक समुद्र है, तो इसे खाड़ी बोलते हैं। तो खाड़ी का मतलब यही होता है कि तीनों ओर से भूभाग से घिरा हुआ क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। ये जो खाड़ी है कच्छ की खाड़ी है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात में, उसी जिले के नाम पे इसका नाम कच्छ की खाड़ी रख दिया गया है। ये कच्छ की खाड़ी है। और गुजरात के दक्षिण में ही खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी को खंभात ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ खंभात नाम का एक कस्बा है गुजरात में, इसलिए इसे खंभात की खाड़ी बोलते हैं। और ये इधर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी क्या है देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु, ये जो है पुल, राम सेतु पुल है भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक, राम सेतु पुल है। दक्षिण में उसके है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है, ये जो है ये एरिया है मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है जो तमिलनाडु तट से लगी हुई है, तमिलनाडु ऐसे करके है। तो तमिलनाडु तट से मन्नार की खाड़ी लग रही है, तमिलनाडु तट पर है, ठीक है। राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि है। पाक जल संधि क्या होगा? हम बताएं कि हम भारतीय समुद्री सीमा जानेंगे, खाड़ी जानेंगे और चैनल जानेंगे। चैनल को ही हिंदी में संधि बोलते हैं, जल संधि। चैनल हुआ, इसे या तो जल संधि बोलेंगे, संधि, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि है, ठीक है। तो ये पाक जल संधि है, तो इसे जल संधि, पाक जल संधि या जल डमरू भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं हम आगे बताएंगे। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये जो बंगाल की खाड़ी है, इधर, इधर से इधर मन्नार की खाड़ी में जोड़ता है। यूँ तो कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है पाक जल संधि, यानी पाक जल डमरू, ठीक है। तो ये खाड़ी के बारे में हमने जान लिया कि खाड़ी क्या होता है, खाड़ी बोलते किसको है। आइए देख लेते हैं अब चैनल, चैनल के बारे में। ये जो चैनल है,
चैनल के बारे में देख लेते हैं। तो चैनल दो द्वीपों के बीच में जो सकरा पतला समुद्र होता है उसे चैनल कहते हैं। दो द्वीप है, ये भी एक चैनल का ही काम करती है। जल संधि का मतलब ही चैनल का है कि यहाँ छोटे छोटे द्वीप है, राम सेतु का छोटे छोटे द्वीप है, उसके बीच से पानी गुजरते रहता है इधर से उधर, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में आते जाते रहता है, या तो कह लीजिए बंगाल की खाड़ी अरब सागर से जुड़ते रहता है इसी जल संधि, पाक जल संधि के कारण। तो इसका चैनल का मतलब यानी जल संधि का मतलब ये कि दो द्वीपों के बीच, जैसे ये द्वीप है, ये द्वीप है, हमें दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर बनाते हैं, ये द्वीप है, यहाँ पर ये द्वीप है, दो द्वीपों के बीच ये सकरा सा समुद्र, इधर समुद्र है इधर समुद्र है, तो ये सकरा सा रास्ता है, उसे हम चैनल कहते हैं या जल संधि कहते हैं। तो चैनल के बारे में हम देख रहे थे कि चैनल किसको बोलते हैं। दो द्वीपों के बीच सकरा सा रास्ता होता है पानी का इधर से उधर आदान प्रदान करने वाला रास्ता होता है, उसे हम चैनल कहते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप हम पिछले वीडियो में देखे थे कि अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, मान लीजिए ये निकोबार, कार निकोबार, तो ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, और उसके बीच ये पतला सा जो ये अंडमान, ये द्वीप भी पूरा सटा हुआ है, ना कि यहाँ से पानी इधर उधर, ये भी द्वीप है, ये भी ऐसे है, और यहाँ से पतला सा सकरा जो निकलता है पानी, इसे हम चैनल कहते हैं। और चैनल इसका नाम क्या रखा जाए, तो यहाँ से गुजर गया था 10 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश गुजरा था 10 डिग्री, तो इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल के नाम से इसको जाना जाता है। तो चैनल का नाम किसी भी चीज़ पे रखा जा सकता है। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि यहाँ पर कोको द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार के अंतर्गत आता है, तो कोको द्वीप से भी यहाँ एक चैनल है, जो इधर का पानी बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी इधर पानी जाते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है, तो इसको हम कोको चैनल जानते हैं, कोको चैनल के नाम से जानते हैं। नाम किसी भी चीज़ पे रखा सकता है, जैसे इंग्लिश चैनल इंग्लैंड में, तो उसका इंग्लिश चैनल है, वो भी ऐसे ही सकरा पानी, मतलब पानी का सकरा समुद्र में दो द्वीपों के बीच का पानी का सकरा रास्ता, उसे चैनल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे चैनल। आइए कुछ चैनल देख लेते हैं भारत के, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। मिनिकॉय और मालदीव यहाँ पर एक कंट्री है, आसियान देश का कंट्री है, मान लीजिए यहाँ पर, उसके बीच से जाता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसलिए मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है, अंडमान निकोबार, उसको मरकत द्वीप भी कहते हैं, इसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अंडमान निकोबार है उसे मरकत द्वीप भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय समुद्री सीमा, खाड़ी और चैनल के बारे में। ठीक है।